नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट के करंट मार्केट डायनामिक्स की। आस्क ऑफ द आवर क्या है और बिल्डर को इस तरीके की डिमांड्स को मीट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस एंड रिस्क महसूस हो रहे हैं, और बीइंग एन बायर जो अपकमिंग लॉन्चेस हैं 2025 में, इन लॉन्चेस से हमें अपनी एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए और किस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ेस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इस फ्रेश लॉन्चेस के डायनामिक्स की वजह से जो एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट मार्केट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सारी बातों को मैं आज डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो रिसेंटली हमने देखा कि जो भी लग्जरी लॉन्चेस बिल्डर ने किए, यस कोविड के बाद की बात करें तो लग्जरी हाउसिंग की डिमांड काफ़ी हद तक आज के डेट में मीट की जा चुकी है। तभी हम ये देख रहे हैं कि जो भी लग्जरी यूनिट्स हैं उनके ड्रेन होने में अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अभी भी ये डिमांड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हम कभी और बात कर लेंगे, बट जो आज का पॉइंट है, इन लग्जरी प्रोजेक्ट्स में जो कॉम्पैक्ट साइज़ के अपार्टमेंट्स थे, चाहे वो 1200, 1400, 1500, इवन 1800, सुपर एरिया वाले, वो फटाफट बिक गए, डे वन में बिक गए। और जो कंपेरेटिवली बड़े साइजेस थे, 4.5 BHKs, 5 BHKs, 4 BHKs, उनको बिकने में थोड़ा टाइम लगा। इवन आज भी वहाँ पर इन्वेंट्रीज ओवरहैंग्ड हैं। तो फ्रॉम द टाइम जहाँ पर डे वन, डे टू, इवन अगर मैं बात करूँ कि प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ कि 2 महीने की मेहनत में सारी चीज़ें बेची जा चुकी थी, अब आज यही चीज़ें बेचने में 4 से 5 महीने, मतलब 2 महीने प्री लॉन्च और 3-4 महीने लग जा रहे हैं, और फिर भी सारी इन्वेंट्रीज नहीं बिक पा रही हैं। तो अब जो हमें डिमांड समझ में आती है बजट सेगमेंट के हाई राइजेस की समझ में आती है, क्योंकि जो रिसेंट टाइम्स रहे हैं उनमें इस तरीके के लॉन्चेस नहीं रहे हैं। कुछ लॉन्चेस हमने कोविड के टाइम फ्रेम में 2022 वगैरह में, या जो पहले से भी लॉन्च हुए आ रहे थे, उनके फेजेस हमने देखे हैं, कुछ न्यू गुड़गांव में देखे थे। बट जो एरिया है, अगर मैं कारपेट एरिया के बेसिस पर बात करूं तो 750 स्क्वायर फीट, 800, 900, 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आज के डेट में फ्रेश लॉन्चेस में मिसिंग है। और आगे आने वाले टाइम में अगर बिल्डर ऐसे साइजेस निकाले तो बीइंग एन बायर हमें किस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस के लिए तैयार होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेंसिटी। अब ये अफोर्डेबल हाउसिंग से भी ज़्यादा की होगी, जैसे कि हमने पुणे, मुंबई के मार्केट में देखा है, इवन काफ़ी हद तक ग्रेटर नोएडा, नोएडा के मार्केट में देखा है कि 180, 190, इवन 200 यूनिट पर एकड़ बहुत नॉर्मल सी बात है। बट नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ अच्छी बात यह है कि ये सारी ग्रीन फील्ड सिटी डेवलपमेंट हैं, तो प्रॉपर जोनिंग होने की वजह से जहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया है उसके आसपास 150, 200, इवन कई मर्तबा 300 एकड़ के पार्क भी देखने को मिल सकते हैं। नहीं तो इवन 5 से 7 एकड़ वाला पार्क तो बहुत ही नॉर्मल है, जो कि रेजिडेंशियल एरिया के आसपास मिल जाता है। कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सेप्शन हो सकते हैं जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली नोएडा एक्सटेंशन की, न्यू नोएडा की। बट जनरली स्पीकिंग आपको रेजिडेंशियल जोन के साथ साथ कुछ ना कुछ ग्रीन एरिया मिल जाएगा जहाँ आप वॉक एंड साइकिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यस, वो सेफ भी होता है। बट गुड़गांव में यहाँ पर अथॉरिटी ने इस तरीके से जोनिंग नहीं की है, तो जो भी एमिनिटीज़ हैं, पब्लिक एमिनिटीज़ हैं, उनके लिए आपको प्राइवेट डेवलपमेंट पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसी वजह से गुड़गांव जैसे शहर में हम लग्जरी की डिमांड बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि बिल्डर इसे मार्केट भी करते हैं, और एक ग्रीन एरिया का होना किसी भी कॉन्डोज में सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉइंट होता है, और वो एक अच्छा लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस भी देता है, लिविंग एक्सपीरियंस भी देता है, और ये आज के डेट में गुड़गांव जैसे शहर के लिए बेसिक बात हो गई है। तो हम अब ये आगे आने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हायर डेंसिटी के साथ जो भी एमिनिटीज़ हैं वो अब ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर होंगी। हो सकता है जब आप पार्क में घूमने जाएं इन प्रोजेक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगे, आपको इस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे। अब जब नंबर ऑफ़ यूनिट्स बिल्डर को ज़्यादा बिल्ड करनी होंगी, तो बीइंग एन बायर
आपको भी अपनी तरफ से जेब और ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी अपार्टमेंट्स हैं, लेट्स से अगर 3000 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट बिल्ड हो रहा है सुपर एरिया के बेसिस पर और 2 अपार्टमेंट्स बिल्ड हो रहे हैं 1500 स्क्वायर फीट के, तो कॉस्टिंग छोटे वाले यूनिट्स की ज़्यादा आती है, क्योंकि वॉशरूम्स हुए आपको एडिशनल बनाने पड़ते हैं, किचन्स एडिशनल बनाने पड़ते हैं और ये सारे बारीक काम होते हैं, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वजह से रेट्स का भी ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि लग्जरी लॉन्चेस और बजट सेगमेंट के लॉन्चेस आपको सेम स्क्वायर फुट रेट पर दिखें, राइट। नेक्स्ट कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है लोकेशन का सब स्टैंडर्ड होना। जैसा कि हम जानते हैं कि लग्जरी की डिमांड अभी भी बिल्कुल ख़त्म हो ऐसी बात नहीं है, तो डिमांड अभी भी है और डिमांड ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स पर स्प्रेड भी होती है। तो बिल्डर ऐसा नहीं चाहेगा कि वो बजट सेगमेंट की चीज़ एक प्राइम लैंड पर लाए, तो आपको लोकेशन एंड कनेक्टिविटी को लेकर के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ आपको 1.5 टू 2 सीआर के बीच में एक लग्जरी कॉन्डोज मिले। अब इन लॉन्चेस में बिल्डर के लिए रिस्की फैक्टर्स क्या क्या हैं, इन पर बात कर लेते हैं। तो बिल्डर को रिस्क लगता है कि जब ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स पिच करनी पड़ेंगी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हम नॉर्थ इंडिया में हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में होम ओनरशिप को भी एक प्राइड की तरह देखा जाता है, लोग फ्लेक्स करते हैं, आई मीन दिखावा करते हैं। तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग भी ये चीज़ ना खरीदें। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से लोग इसको टोटली रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हमने दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स के केस में देखा, जहाँ पर जो लोग इसे ईजिली अफोर्ड कर सकते थे वो इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं या फ्लोर्स हैं वो काफ़ी करीब बनाए गए हैं। द फैक्ट इज़ कि वो एस्पिरेशन वहाँ की रखना चाहते हैं, आई मीन एस्पिरेशन अच्छी रखना चाहते हैं, और जो उनके बजट में आती है वो चीज़ वो खरीदते ही नहीं है। तो बिल्डर को डर है कि कहीं इस तरीके की चीज़ें, इतने सारे निगेटिव पॉइंट्स होने की वजह से, आप सोचें कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है जो कि दिल्ली एनसीआर के मार्केट में, स्पेशली गुड़गांव के मार्केट ने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं की है। लोकेशन सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा, जो एमिनिटीज़ होंगी वो कंपेरेटिवली कम होंगी, छोटी होंगी, ज़्यादा लोगों के बीच में डिवाइड होंगी, तो ऐसे केस में रिस्क फैक्टर ज़रूर लगता है। इसी वजह से हमने देखा है कि बिल्डर इस तरीके की कंफर्मेशन सीख कर रहा है, तो बायसेस वहाँ भी हैं, और एक बार को जब कंफर्मेशन मिल जाएगी, बिल्डर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि लाइसेंसेस जो ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं उन पर जल्दी से काम करना शुरू कर दिया जाएगा, राइट। बीइंग एन बिल्डर, ऐसी चीज़ों को हमें मार्केट भी करना है एज एन लग्जरी अपार्टमेंट बता करके, राइट। तो बिल्डर को भी दिखता है कि इस तरीके की डिमांड्स हैं और जो ऐसी कॉम्पैक्ट वाली इन्वेंट्रीज हैं वो उनके लग्जरी प्रोडक्ट्स में जल्दी से सेल हो जा रहे हैं, तो इस डिमांड को लेकर के अवेयर हैं, एंड आई एम श्योर कि जो भी अच्छे बिल्डर्स हैं इस पर काम और विचार जरूर कर रहे होंगे। तो इसमें चैलेंजेस क्या हैं फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव जो मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक बायर्स में भी कुछ कमियां लगती हैं। जैसे स्पेशली मुझे इस तरीके के कमेंट्स मिलते हैं कि इस तरीके के लॉन्चेस क्यों हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एंड यूज़र ज़्यादा होते हैं जो कि इस रेस में, जो एक मल्टी ईयर बुल रन मार्केट रहा है, उसको मिस कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं इस लालच में भी हैं कि वो एंड यूज़ के लिए घर तो खरीदना चाहते हैं, चूँकि वो इस हाउसिंग परचेज को वो इन्वेस्टमेंट में और प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दे टेंड टू कॉम्प्रोमाइज देयर 3 to 4 ईयर, इवन 5 ईयर टाइम, कि वो बिना घर के रह लेंगे, बट जो वो इन्वेस्टमेंट घर के लिए करना चाह रहे हैं वो एट द एंड प्रॉफिटेबल बन करके आए। बेसिकली लोग लालची हैं कि अपने लिए जो घर खरीद रहे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदना चाहते हैं। जो मेरी तरफ से सजेशन होगी कि अगर आप अपने एंड यूज के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो अपनी पूरी फैमिली के साथ जाएं। कोई चीज़ रेडी पोजीशन या नियरिंग पोजीशन है उसको फिजिकली जाकर के देखें, ऑब्जर्व करें, पॉइंटर्स बनाएं, अपने स्पाउस से डिस्कस करें, और डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटीज आप किसी प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करें। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके के रेट की लॉन्चेस की बात कर रहा हूं मैं, और बिल्डर हमेशा चीज़ें हायर प्राइस पर ही बेचेगा,
और बिल्डर हायर प्राइस पर रखता भी क्यों है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो सेकेंडरी मार्केट है जिसको कहते हैं रीसेल का मार्केट है, अगर रीसेल का मार्केट गर्म होता है, हॉट होता है, तो जो न्यू लॉन्चेस आते हैं उनमें भी फिर रॉकेट लगना शुरू होता है। तो आज के केस में हमने देखा कि इनिशियली रीसेल मार्केट हॉट हुआ और बिल्डर ने रेट बढ़ाते गए और उससे रीसेल वाले डील्स भी बढ़ते गए और आगे आने टाइम में यस मार्केट थोड़ा सा हमें स्टैग्नेंट होता हुआ दिख रहा है और मार्केट का नेचर भी यही है। बट जो रेडी पोजीशन वाली चीजें हैं, आई एम डैम श्योर कि आगे आने वाले टाइम में किसी भी एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर रिटर्न्स दे जाएंगे अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ रेंटल यील्ड को भी कैलकुलेट करते हैं तो, राइट। तो इस वजह से जिस तरीके के लॉन्चेस की बात मैं कर रहा हूं जो कि 2025 में आ सकते हैं एड्रेसिंग दिस बजट सेगमेंट, अब इंटेलिजेंट फैक्टर ये है कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं किस तरीके की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर कि एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, जिनके की रेट्स आगे वाले टाइम में बढ़ेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इस पर बात की हुई है अपने एलीट मेंबरशिप में, राइट। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो जब मैंने बोला कि डेंसिटी विल बी हायर देन अफोर्डेबल हाउसिंग, दैट मीन्स अफोर्डेबल हाउसिंग विल डू गुड। जब मैंने कहा कि अब जो नए वाले आ रहे हैं उनमें डेंसिटी और भी ज़्यादा होगी तो हो सकता है डीडीजेवाई के प्रोडक्ट्स भी अच्छा करें, हो सकता है जो नियरिंग पोजीशन कॉन्डोज हो वो भी अच्छा करे। तो राइट, इस पर मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, आप एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां पर आपकी इंटरेक्टिव वे में इस तरीके के डिस्कशंस भी कर सकते हैं। और मैं वहां पर हमेशा से प्रिडिक्ट करता आया हूँ, इवन 6 मंथ्स एगो जिस तरीके की मैंने रेडी पोजीशन वाली चीज़ें रिकमेंड की थी जो कि ऑन द रिकॉर्ड हैं, उन पर आज किसी भी न्यू लॉन्च फ्रेश लॉन्च से ज़्यादा बेहतर रिटर्न देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रॉपर्टी परचेजेस हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन में करेंगे तभी पैसा बना सकते हैं। आप रेडी टू मूव इन ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या अपने लिए एंड यूज के लिए देखना चाहते हैं तो, राइट। अब कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि गुड़गांव रियल एस्टेट अब जो नॉर्मल बजट सेगमेंट का बायर है या अफोर्डेबल सेगमेंट का बायर है उनके लिए पार हो चुका है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। एक शहर हमेशा वो शहर अच्छा तभी होता है जब वो हर एक वर्ग के लिए, फाइनेंशियल क्लास के लिए एक अच्छी सुविधाएं, एटलीस्ट जो बेसिक सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराता रहे। चाहे हम मुंबई की बात कर लें, बेंगलोर की बात कर लें, न्यूयॉर्क की बात कर लें, जापान में टोक्यो की बात कर लें, हर जगह ऐसा होता है और इवन गुड़गांव में भी ऐसा ही है। इट्स जस्ट दैट कि बीइंग एन बायर हम उस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आज आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फर्ज करते हैं कि आप 80 से 1 लाख रुपए के आसपास अर्न करते हैं मंथली इन हैंड और आपको एक प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं जो कि 65-70 लाख रुपए, इवन 60 लाख रुपए तक की रेंज की हो, तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे पर हो, चाहे सेक्टर 92 में हो, 95 में हो, सिग्नेचर ग्लोबल का भी वहां पर एक प्रोडक्ट है, और भी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आज के डेट में अगर यही चीज़ आपके बजट में आती है और रेडी टू मूव इन जैसे मैच्योर मार्केट का वो रेट है, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आगे आने वाले टाइम में इनके भी रेट्स डाउन होंगे, राइट। तो मैं स्पेसिफिकली किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं लेना चाहता, मैं सेक्टर्स का नाम ले रहा हूँ। आप 92, 95 द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव कहीं भी देख सकते हैं जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं। आज आपके बजट में हैं, आप ले सकते हैं, कल कोई अप्रिशिएट करेंगे, आप फिनिशियली अच्छा करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में आप इसे बिना बेचे एक नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन में एंड यूज के साथ मैंने काफ़ी सारे चैलेंजेस की बात की हुई है। मैं उस वीडियोस को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर देख सकते हैं, मे बी 6-7-8 महीने पुरानी हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने वहाँ पर नहीं बताया था और आज मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी 7 साल में होने वाली है और आप अपने लिए 3.5 BHK आज अफोर्ड कर पा रहे हैं और 7 साल में हम जानते हैं कि चाहे हमारी अर्निंग्स वगैरह हो, अगर आप फाइनेंशियली और अच्छा करते जा रहे हैं तो आपकी सैलरीज वगैरह बढ़ सकती हैं और बिल्कुल बढ़ेंगे। फाइनेंशियली आप अच्छा करेंगे तो 8 साल में रेंट्स डबल हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी डबल हो जाते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली अच्छा करते जा रहे हैं तो हो सकता है जो घर आपने 7 साल पहले अपने लिए खरीदा था अब आपको उस घर में अच्छा ना लगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। अगर यही चीज़ बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और मुंबई जैसी होती तो वहाँ पर आप लेट से अगर किसी रनिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में चीज़ खरीद रहे हैं
तो 1.5 से 2 साल में पोजीशन होने वाला है, वहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं तो वो चीज़ आपको ठीक ठाक मिल जाती है, आपके फिनेंशियल स्टेटस एंड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिल जाती है। बट 7 साल का टाइम पीरियड एंड यूज के प्रोस्पेक्टिव से मुझे अच्छा नहीं लगता। जनरली हम देखते हैं कि 7 साल के टाइम पीरियड में ही प्रॉपर्टी 2 से 3 बार बिक जाती है। तो ऐसा ना हो कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, साइकिल आपके फेवर में नहीं था और आपको बेचना पड़ा, या फिनेंशियली कुछ ट्रबल्स आ गए, आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, या जब वो एंड यूज के लिए आई तो आपको अच्छा नहीं लगा और आपको फाइनली वो बेच करके नई चीज खरीदनी पड़ी, दैट टू ऑन द हायर साइज और हायर साइड। और ये चीज, इस प्रॉपर्टी को खरीद करके उस प्रॉपर्टी को बेच करके इसे खरीदने में, इन सारे में एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। रजिस्ट्री कह लें, पोजीशन के चार्जेस कह लें, या ब्रोकरेज चार्जेस कह लें, कोर्ट में फ़ी वगैरह लगती है, ये सारी कह लें तो मोटा मोटा 10% के आसपास आपको यहाँ पर भी डेडिकेट करना पड़ता है। और 2 ट्रांजेक्शन्स करने हुए तो आपका ये खर्चा डबल भी हो जाता है। तो बीइंग एन एंड यूजर, इफ यू आर सीकिंग फॉर योर फर्स्ट होम, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपने लिए पहला घर देख रहे हैं तो इट शुड ऑलवेज बी अ रेडी पोजिशन थिंग, या एटलीस्ट नियरिंग पोजिशन, जहाँ की गारंटीड है कि पोजीशन अप्लाइड है और 2 से 3 महीने में पोजीशन आने वाला है। तो डोंट बी दैट ग्रीडी, राइट? अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड चीज खरीदना चाह रहे हैं, तो यस, you are expected to make your investments or park your wealth in real estate. That is how we and everybody makes money, right? तो मैं भी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहता है SIPs वगैरह के, बट द फैक्ट इज, आई थिंक जो मुझे एक्सप्लेन करना था मैंने कर लिया। आपके फिर भी कुछ विचार हैं, आपका अगर कोई कॉन्ट्ररी ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं और आप डायरेक्ट मेरे से जुड़ना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो नीचे आपको फॉर्म्स का लिंक मिल जाएगा जिसे कि आप फिल करके अपनी समस्या मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो बाकी बेहतरीन वीडियोस भी हैं, मैंने रियल एस्टेट अफोर्डेबिलिटी पर बात की है, प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर बात की है, और मैं हमेशा से जो भी गुड़गांव रियल एस्टेट या इवन एक्सपर्टीज मेरी सारे शहरों की ही है, मैं एक मार्केट की सिचुएशन ट्रांसपेरेंट वे में आप तक पहुंचाता हूं अपनी एक्सपर्टीज से, राइट? तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को फैलाइए अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में, को इन्वेस्टर्स के साथ फैलाइए, अपने स्पाउस के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। और बेहतरीन वीडियोस हैं, प्लीज़ उन्हें भी एंजॉय कीजिए।